हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसको और भी नाम से जानते हैं। उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं या फिर उसी को हम लोग सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ओके, उससे रिलेटेड कुछ हमने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अपना सिलसिला शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने का। यहाँ पे हमने हेडिंग के तौर पे लिया है सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें आपका पहला जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय एक्टिव मेटल्स। इज इट क्लियर? एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर आपका एक्टिव मेटल है, ठीक है, और वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। तो यहाँ पे बनाता है सॉल्ट और क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये एक्टिव मेटल किसको कहते हैं? अगर जनरल सेंस में बताऊं तो एक्टिव मेटल वैसे मेटल को कहा जाता है जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। और उससे भी जनरल बात करें तो जैसे कि मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, उनको जनरली क्या समझा जाता है? एक्टिव मेटल समझा जाता है। और जो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, उनको क्या समझा जाता है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल समझा जाता है, ठीक है। और जनरल सेंस में की बात करें सिंपल भाषा में तो वैसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। ओके, तो एक्टिव मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक्टिव मेटल के तौर पे क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम। और यहाँ पे एसिड के तौर पे ले लेते हैं HCl। और ये एसिड जो है हमने क्या ले लिया? डाइल्यूट ले लिया। तो ये रिएक्शन करने के बाद बनाएगा MgCl2 और यहाँ से क्या रिलीज होगा? आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा? फॉर्म करेगा। बात यहाँ पे ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से क्या है जी, आपका ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। और उसका प्लेस कौन ले लिया जी? मैग्नीशियम। चूंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे क्या लगा लीजिए? एक कोफिशिएंट 2 लगा लीजिए, बाकी सारा चीज क्या है? आपका बैलेंस है। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जांपल की तो यहाँ पे ले लेते हैं Zn और यहाँ पे ले लेते हैं आपका H2SO4, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमने एसिड को क्या रखा? डाइल्यूट रखा। चूंकि मैग्नीशियम आपका सॉलिड है और यहाँ पे जिंक भी आपका क्या है? सॉलिड है, क्योंकि मेटल्स हैं और मेटल्स जनरली क्या होते हैं जी? सॉलिड होते हैं। फिर एक बात की, जिंक यहाँ पे आपका ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन के कंपेयर में, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। ये जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे बनेगा ZnSO4, ठीक है, और प्लस क्या होगा? आपका हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? आपकी रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर जाएगा? फॉर्म कर जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। एक और अगर एग्जांपल लेना चाहें आप तो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम। और यहाँ पे एसिड के तौर पे ले लेते हैं आपका HCl ले लेते हैं। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या कौन सा सॉल्ट बनेगा? NaCl बनेगा। और यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? फॉर्म होगा। और यहाँ पे एसिड जो हमने लिया है वो क्या लिया है जी? डाइल्यूट लिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर बाय एक्टिव मेटल, ठीक है, फिर से एक्टिव मेटल की बात हो गई। चलिए जी, एक्टिव मेटल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं पोटेशियम और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? सोडियम। यहाँ पे वैसे मेटल का सिलेक्शन कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप मोस्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे वाटर और यहाँ पे ले लिया जी, यहाँ पे भी क्या ले लिया? वाटर। इससे पहले एक चीज बता देना चाहूंगा आपको कि अगर आपका मेटल एक्टिव है तो मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करने के बाद दो चीजें बनाता है। या तो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। और बदले में क्या रिलीज करता है जी? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि कौन सा मेटल ऑक्साइड बनेगा और कौन मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसका भी जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और ये जो कैल्शियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करने के बाद या तो बनाएगा KOH, या तो बनाएगा NaOH, या तो बनाएगा ये MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बनाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको बदले में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। समझ रहे बात को?
ओके जी, अगर मैं बात करूं कि कौन सा मेटल ऑक्साइड देगा तो उसके लिए हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, एल्युमिनियम और क्या ले लेते हैं आपका आयरन। एल्युमिनियम और आयरन ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या बनाएगा ये Fe2O3। अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है। आप बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस पर ज्यादा गौर फरमाएंगे कि एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस क्या होगा जी आपका हाइड्रोजन गैस। अगर आयरन रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनेगा आयरन ऑक्साइड और क्या रिलीज करेगा आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेटल है हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन को वहां से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे रिलीज कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। चूंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं 2, यहाँ पे लगा लेते हैं 2, और यहाँ पे लगा लेते हैं 2, एवरीथिंग इज बैलेंस, ओके। यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी हर चीज बैलेंस हो गई। चलिए जी, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे तीसरी बात, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया मैग्नीशियम ले लिया, क्या ले लिया, मैग्नीशियम, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड। साथ ही साथ हमने यहाँ पे ले लिया एल्युमिनियम, और यहाँ पे हमने ले लिया Fe2O3, ठीक है। ये कॉपर का ऑक्साइड है और ये आयरन का ऑक्साइड है, तो बेशक मेटल के ऑक्साइड है। एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, आई मीन इग्नाइट करने के लिए हमको टेम्परेचर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने इसको हीट देके थोड़ा सा क्या किया, इग्नाइट किया, ताकि रिएक्शन क्या हो सके, स्टार्ट हो सके, ओके। अब यहाँ पे क्या बनेगा, चूंकि देखिए ये मैग्नीशियम है और ये आपका कॉपर है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लीजिए आपका कॉपर डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, किससे जी, आयरन से, तो ये आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ बनेगा Al2O3, और यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेस हो जाएगा। एक बात आपके ध्यान में चल रही होगी कि आखिर ये मैं कैसे Al2O3 लिख दे रहा हूँ, MgO लिख दे रहा हूँ, NaCl लिख दे रहा हूँ, ZnSO4 लिख दे रहा हूँ, MgCl2 लिख दे रहा हूँ, KOH लिख दे रहा हूँ, NaOH लिख दे रहा हूँ, आखिर कैसे। 9th क्लास में आपने इंपेरिकल फार्मूला बनाने सीखा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाइए जी, तो आप यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 1 और ये वैलेंसी क्या हो जाती थी, इंटरचेंज हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, Na1 और OH1। आपको ये भी सिखाया गया होगा कि 1 को हम लोग मेंशन नहीं करते, तो ये पूरी बातचीत क्या हो गई आपकी, NaOH हो गई। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि आयरन है, सॉरी यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं एल्युमिनियम और यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की वैलेंसी आपकी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये वैलेंसी अपने आप में क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा Al2O3, ओके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो आपको पता है कि ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये वैलेंसी इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पे बनेगा Mg2O2। तो जो कॉमन चीज होती है उसको अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया Mg को 1 तो होगा, लेकिन 1 अपन मेंशन नहीं करते, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे MgCl2 की बात हो गई, तो देखिए जी ये MgCl2 मैग्नीशियम और क्या, क्लोरीन से मिलकर बना है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई और क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई, तो ये चीज हो जाएगी Mg1Cl2। तो 1 तो मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पे हो गया MgCl2। इज इट क्लियर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं ये कैसे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल छोटी सी बात है जो आपको ध्यान देनी है, और ध्यान देंगे तो हर चीज समझ में आएगी, ओके। चलिए जी, कुछ और बातें हैं जो आपको मैं समझा दूं। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे तो आपने हीट दिया है, तो बेशक ये जो रिएक्शन होगा वो इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट,
मैंने एनर्जी इन्वॉल्व हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये रिएक्शन जो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ना जी ना, कभी नहीं होगा। कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो हमेशा और हमेशा क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है ना। एनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर, किस नेचर का होता है? एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं क्यों, ठीक है ना, ये सवाल आपके लिए है। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके कि आखिर हम लोग डायरेक्ट करंट का क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, उसका भी जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। और एनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर क्यों होता है, ये भी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं क्यों, ठीक है। चलिए इसका छोटा सा क्लू दे देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन है ए और बी, और मान लीजिए एक थर्ड पर्सन है सी। ए और बी के बीच मान लीजिए कि कोई बॉन्डिंग है, नो डाउट, और ये सी है आपका अदर पर्सन है, और हम बोल रहे हैं कि ये जो सी है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए और बी इनिशियली एक साथ है, तो बेशक इनके बीच में कोई बॉन्ड एनर्जी होगी नहीं, लेकिन चूंकि ए से ज्यादा रिएक्टिव है सी, तो जैसे ही सी आएगा यहाँ पे जो इनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए भी उतना स्टेबल नहीं है जितना कि स्टेबल आपका क्या होगा, बीसी होगा। क्यों? क्योंकि ए से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सी है। तो मोस्ट स्टेबल होंगे, मोस्ट स्टेबल कौन होगा आपका, बीसी होगा। तो जब भी कोई सिस्टम आपकी स्टेबल होती है तो उस सिचुएशन में एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि लोअर करेंगे अपनी एनर्जी को तभी आपके सिस्टम के अंदर क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो पहले तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा था, अब इसके आने की वजह से जो उनके बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या हो पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अपने यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो अपने एनर्जी को क्या करना चाहेंगे, लोअर करना चाहेंगे, तो वो एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ओके, बातों ही बातों में शायद मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर भी एक बार इस पे आप गौर फरमाइएगा, सोचिएगा इसके बारे में। चलिए, एनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। वन एलिमेंट डिस्प्लेस another element from its compound, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट को क्या करता है जी, डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से, उसकी अपनी रिएक्टिविटी की वजह से, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं जी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, या फिर इसको क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा। और नेचर में हमेशा क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक। यहां पूछेगा कि यहां पे तो हीट दे रहे हैं जी, ठीक है हीट दे रहे हैं आप, लेकिन जितना हीट दे रहे हैं उसके कंपेयर में यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझाना चाहूंगा। ये रिएक्शन हम लोग आगे चल के इसी रिएक्शन को हम लोग जानते हैं थर्माइट रिएक्शन के नाम से। इसी रिएक्शन को हम लोग जानते हैं थर्माइट वेल्डिंग, सॉरी इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थर्माइट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं। जब मैं आपको मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, एल्यूमिनोथर्मी, जब मैं आपको मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है और एल्यूमिनोथर्मी क्या होता है। लेकिन जरा सोचिए कि ये एल्युमिनियम जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एल्युमिनियम ने आयरन को क्या किया, डिस्प्लेस किया। और ये जो आयरन होता है ना, ये आयरन मोल्टेन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, मोल्टेन फॉर्म में होता है। आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि आयरन चूंकि एक सॉलिड सब्सटेंस और किस फॉर्म में पाया गया जी, मोल्टेन फॉर्म में पाया गया, ठीक है। तो कितनी हीट रिलीज हुई होगी, ये आपके सोचने के ऊपर है, ठीक है। मैं तो ऐसे बोल ही दिया कि ये क्या है आपका, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। इस मोल्टेन फॉर्म आयरन को हम लोग मशीनरी क्रैक को वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं। आई होप कि यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब हम आपको लेके चल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। तब तक इन चीजों को आप नोट कर लीजिए बढ़िया से।
अब हम लोग बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आपस में रिएक्ट करने के बाद वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, और एक्सचेंज ऑफ आयन के होने की वजह से वहां पे दो नए तरह के कंपाउंड्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन यूजुअली, या फिर दीज लिख देते हैं, दीज रिएक्शंस यूजुअली occur in aqueous solution, ठीक है। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ पे जो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, वो दो सारे के सारे क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे। क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि वहां पे कैटायन और एनायन से वो दोनों मिलके बने होंगे। तो जैसे ही हम लोग पानी में लेंगे, पानी में इन दोनों को लेंगे, इनके आयंस क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं। तब उसके बाद क्या हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा उनके बीच में, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इस बात को ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे, इससे पहले जो यहाँ पे दो कंपाउंड लेंगे, मान लीजिए कंपाउंड यहाँ पे ले लिया AB और यहाँ पे क्या ले लिया CD। ये आयनिक कंपाउंड है, मान लेते हैं AB प्लस, यहाँ पे C, यहाँ पे A पॉजिटिव है, B क्या है, नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, D क्या है आपका, नेगेटिव है। कहने का मतलब है कि ये जो है वो क्या है, कैटायन है, और B जो है आपका क्या है जी, एनायन है। यहाँ पे C जो है वो क्या है आपका कैटायन, और D जो है वो यहाँ पे क्या है आपका एनायन है। ये दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड्स, और आयनिक कंपाउंड्स दरअसल ऐसे तो सॉलिड होते हैं, आपको भी पता है। तो सॉलिड होने की वजह से यहाँ पे आयंस इसके फ्री नहीं होंगे, और आयंस फ्री नहीं होंगे तो बेशक ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्शन होने के लिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस होने के लिए सबसे पहले आयंस क्या होने चाहिए, आपके फ्री होने चाहिए। तो जैसे ही हम इनको वाटर में लेते हैं तो इनके आयंस क्या हो जाते हैं जी, फ्री हो जाते हैं। इज इट क्लियर, आयंस क्या हो जाते हैं, इनके फ्री हो जाते हैं, नो डाउट। CD की अगर बात करें तो C प्लस D माइनस, और फिर आपका H प्लस और OH माइनस, क्योंकि वाटर भी एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यहाँ पे भी H प्लस और OH माइनस में क्या होता है, ब्रेक होता है। अब यहाँ पे देखिए A प्लस B माइनस, और यहाँ पे आपका C प्लस और D माइनस। तो जो प्लस वाले नेचर का वो कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास, और जो यहाँ पे प्लस वाला वो किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। तो इस तरह से जो हमारी कंपाउंड बनेगी वो क्या होगी आपकी AD, और फिर क्या होगा आपका BD। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए आगे, फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे फिर से क्या बताना, आप तो समझ ही गए, एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, वक्त जाया होगा, आप समझ गए होंगे। तो ऐसे रिएक्शन हमेशा और हमेशा कहाँ होते हैं जी, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होता है, सॉलिड सब्सटेंस, समटाइम कभी कभी सॉलिड सब्सटेंस का भी क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म। तो जब सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होगा, बेशक ये इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। क्या कहते हैं जी, प्रिसिपिटेट। वैसे जब मैं आपको केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं दो लेवल पे पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और एक बताऊंगा आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, जो किसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस भी फॉर्म कर जाता है, जो कि क्या होता है आपका इनसॉल्युबल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले लेता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट, और साथ ही साथ मैं ले लेता हूँ NaCl। ये ध्यान रखेंगे कि दोनों के दोनों कलरलेस सोल्यूशन होते हैं, और ये भी आपका एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ पे भी क्या आपका एक्वस सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए बात क्या होगी, चूंकि सिल्वर मेटल है तो प्लस, और नाइट्रेट जो होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस ले लिया। सोडियम आपका मेटल है प्लस, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, क्या हो गया, माइनस। अब बताइए कौन किसके पास कैसे एक्सचेंज होगा यहाँ पे, तो ये प्लस वाला किसके पास जाएगा,
माइनस वाले के पास, और ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। तो यहाँ पे बनेगा AgCl प्लस क्या बनेगा आपका NaNO3, यही बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि AgCl का कलर क्या होता है जी, व्हाइट। और चूंकि ये प्रिसिपिटेट है, क्या है, क्योंकि सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। यहाँ पे हमने डाउनवर्ड एरो दिखा दिया और ये रह गया आपका एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट और प्लस में ले लेते हैं आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर सल्फेट की कलर आपको पता है कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। यहाँ भी हमने क्या ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन सल्फाइड चूंकि आपका एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका प्लस नेचर का और यहाँ पे सल्फर आपका माइनस नेचर का। यहाँ पे आपका कॉपर प्लस नेचर का और सल्फेट आपका माइनस नेचर का। ये जो H2 है वो कहाँ जाएगा, SO4 के पास जाएगा, और ये जो आपका कॉपर है वो किसके पास जाएगा, सल्फर के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा CuS, कॉपर सल्फाइड, और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका H2SO4। ये जो कॉपर सल्फाइड होता है इसकी जो कलर होती है वो क्या होती है, ब्लैक। क्या होती है, तो यहाँ पे ब्लैक PPT का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लैक PPT का फॉर्मेशन होता है। ये तो एसिड ही हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्वस ही लिख देते हैं, पानी के साथ है। आई होप कि ये बात समझ रहे होंगे आप। कॉपर गया किसके पास, सल्फर के पास, और हाइड्रोजन किसके पास गया, सल्फेट के पास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, और साथ ही साथ हम यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो आपका कॉपर है बेशक किस नेचर का है, प्लस नेचर का, और सल्फेट क्या है आपका, माइनस नेचर का। सोडियम आपका प्लस और हाइड्रोक्साइड आपका माइनस। तो ये जो सोडियम होगा किसके पास जाएगा, सल्फेट के पास, और ये OH जो होगा वो किसके पास जाएगा, कॉपर के पास। तो यहाँ पे बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ बनेगा Na2SO4। इज इट क्लियर। रिएक्शन चूंकि बैलेंस नहीं तो अपन बैलेंस कर लेते हैं, अब ये बैलेंस है। तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है आपका, ब्लूइश व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। ब्लूइश व्हाइट पीपीटी के लिए हमने यहाँ पे डाउनवर्ड एरो दिखा दिया। ठीक है, और ये आपका सोडियम सल्फेट आपका एक्वस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। ये भी आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में है, पानी के साथ है, और ये भी क्या है आपका, एक्वस सॉल्यूशन में है। ठीक है, आई होप कि आपको बात ये समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ले लें अपन, तो यहाँ पे ले लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और इसको भी हमने कहा लिया जी, पानी में लिया, पानी के साथ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही अमोनिया गैस को पानी में अगर आप डालिएगा तो बेशक इसका फॉर्मेशन करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक्वस है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये अमोनियम प्लस नेचर का होता है और ये हाइड्रोक्साइड माइनस नेचर का होता है। तो ये रहा प्लस, ये रहा आपका माइनस, और ये एल्युमिनियम प्लस और ये रहा आपका माइनस। मैं एक्चुअल वैलेंसी नहीं लिख रहा इन लोगों की, ठीक है, बस ऐसे ही प्लस माइनस के साथ साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये एल्युमिनियम जो होगा किसके पास जाएगा जी, हाइड्रोक्साइड के पास, और ये जो अमोनियम है वो किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस कैसे हुआ। आपको पता है हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 तो यहाँ 1 है, और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये जेलाटिनस व्हाइट पीपीटी होता है ये। ठीक है, व्हाइट पीपीटी, और ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा था इसका समझ, चिपचिपा टाइप का। ठीक है ना, जैसे माड़ होता है ना, माड़ आपने सुना होगा माड़ के बारे में, उसी तरह चिपचिपा क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये रहा आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सेवरल्स एग्जाम्पल्स लिए, किससे रिलेटेड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो जो होगा वो होगा आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और एक होगा आपका
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ओर। टेक योर टाइम प्लीज। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक तरह का टाइप होता है किसका जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यानी यहां पे भी क्या होगा, आपका एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। ओके, यहां पे जब भी हम लोग दो क्लियर सॉल्यूशन आई मीन दो कंपाउंड जो कि बिल्कुल क्लियर होंगे, उनको जब हम लोग मिक्स कराएंगे तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन होने की वजह से वहां पे टू डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। उसमें से जो एक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, सॉलिड कंपाउंड बनेगा, इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि दोज रिएक्शंस इन विच aqueous solution of two compounds or mixing react to form an insoluble compound which separates out as a precipitate are called precipitation reaction। यानी इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे दो कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन हम आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। वे दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने का मतलब कि वहां पे एक्सचेंज ऑफ क्या होगा, आयन होगा, या फिर एक कहने का मतलब है कि वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर होगी, और वहां पे एक जो कंपाउंड होगा वो आपका क्या होगा, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर? इसी सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको एग्जांपल के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एग्जांपल ले लूं, सबसे पहला एग्जांपल ले लूं आपका, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग लेड नाइट्रेट। ठीक है, जो कि मैंने पहले भी एक रिएक्शन ले लिया। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हमने कराया पोटेशियम आयोडाइड से। ये भी आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और ये भी आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका PbI2 और यहाँ पे बनेगा KNO3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। यहाँ पे क्या बनेगा आपका येलो PPT बनेगा। क्या बनेगा, येलो PPT। ठीक है, और ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। एक और रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग NaCl। ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन और ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन। एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और प्लस वाला किसके पास आएगा, माइनस के पास। तो यहाँ पे बनेगा आपका AgCl और प्लस क्या होगा आपका NaNO3। ये रह जाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन में, और ये आपका हो जाएगा व्हाइट PPT। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन सोडियम सल्फेट। क्या ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो बेरियम जो है ये प्लस नेचर का और हाइड्रोक्साइड माइनस नेचर का, सोडियम प्लस और सल्फेट आपका माइनस। तो बेरियम बेशक सल्फेट के साथ जाएगा और सोडियम बेशक हाइड्रोक्साइड के पास आएगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ बनेगा आपका बेरियम सल्फेट और साथ ही बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो आपका एक्वस सॉल्यूशन में रह जाएगा। और यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड सब्सटेंस है। PPT के लिए हम यहाँ पे डाउनवर्ड एरो दिखा दे रहे हैं, क्योंकि सॉलिड इनसॉल्युबल है तो बेशक सेटल डाउन होगा। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे व्हाइट PPT के तौर पे क्या कर जाएगा, आपका फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं FeCl2 फेरस क्लोराइड, और फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आयरन प्लस नेचर की होने की वजह से हाइड्रोक्साइड के पास जाएगा, और क्लोरीन माइनस नेचर होने की वजह से सोडियम के पास जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन और ये भी आपका एक्वस ही सॉल्यूशन है। तो ये बनाएगा आपका फेरस हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे बनेगा आपका NaCl तो आपके एक्वस सॉल्यूशन में रह जाएगा। और यहाँ पे व्हाइट PPT बनेगा। क्या बनेगा, व्हाइट PPT, जो कि थोड़ा क्या होता है, डर्टी होता है, गंदा होता है, लेकिन क्या होता है वही आपका व्हाइट PPT होता है। तो PPT के लिए हमने यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो दिखा दी। ठीक है, एक और रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3, और PbNO3 का होल ट्वाइस होगा, और साथ ही साथ हम ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट। लेड नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट, ये भी आपका क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन में, और ये भी आपका क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन में। तो लेड आपका प्लस, नाइट्रेट आपका माइनस, सोडियम आपका प्लस और सल्फेट आपका माइनस। क्योंकि बेशक इस रिएक्शन में तो भाई एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो ये लीड कहाँ जाएगा जी, सल्फेट के पास, और सोडियम कहाँ आएगा, नाइट्रेट के पास।
तो यहाँ पे बनेगा PbSO4 और यहाँ पे बनेगा NaNO3। रिएक्शन चूंकि बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे, बड़ा सिंपल होगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, 2 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 2 लगा लीजिएगा, मैं लगा ही लेता हूँ 2NaNO3। तो ये जो लेड सल्फेट है वो एक तरह का व्हाइट पीपीटी होता है। क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। पीपीटी के लिए हमने यहाँ पे डाउनवर्ड एरो दिखा दी और ये रहा आपका एक्वस सॉल्यूशन में। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कुछ क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, जहां पे हमेशा एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पे एक ऐसे सॉलिड का फॉर्मेशन हो, ठीक है, जो कि वो क्या हो, इनसॉल्युबल हो। उस इनसॉल्युबल सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। बात कर लेते हैं आगे। एक दूसरा टाइप हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको हल्के में समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का। दरअसल यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, रेडिकल होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ यहाँ पे भी क्या होता है, आयंस होता है, जिसकी वजह से सॉल्ट एंड क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ये वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है लिटमस के टुवर्ड्स क्या होता है जी, न्यूट्रल होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ एक बात और कि चूंकि ये एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से होता है, इसीलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैटेगरी के अंतर्गत रखे हैं। कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपके जहन में तो एसिड बहुत सारे होंगे, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया HCl और यहाँ पे बेस के तौर पे ले लिया यहाँ पे NaOH। आपको पता है कि ये प्लस और ये क्या माइनस, ये प्लस और ये क्या आपका माइनस। तो बेशक ये H किसके पास जाएगा, OH के पास, और Na किसके पास आएगा, Cl के पास। तो यहाँ बनेगा NaCl जो कि एक सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका HOH, या फिर इसी को आप H2O भी बोल सकते हैं, ये रह गया वाटर। और अगर बात करें तो ले लीजिए H2SO4 भी आपका क्या है, एसिड है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्या है आपका बेस है। H यहाँ पे प्लस नेचर सल्फेट माइनस, यहाँ पे Mg प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस, तो ये MgSO4 के पास और ये हाइड्रोजन आपका हाइड्रोक्साइड के पास। तो बेशक यहाँ पे बनेगा MgSO4 और यहाँ पे क्या बनेगा आपका वाटर। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के, रिएक्शन चूंकि बैलेंस हो गया ऑलरेडी 2 लगाने से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, चूंकि यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है, ये सॉल्ट जो होता है लिटमस के टुवर्ड्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी आपको मिलेगी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। इज इट क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ ही साथ हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए। अब हम लोग आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे छोटी छोटी बातें और सीख लेंगे और हम लोग शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। और आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका नोट कर लीजिए।